राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में मैं आप सभी को आर्ट एंड कल्चर का फटाफट करवा देती हूँ रिवीजन। और ये है मेरे ओल्ड नोट्स, और जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और काफ़ी ये इतनी शानदार शानदार बुक से मिला करके मैंने ये नोट्स तैयार किए हुए। जितने भी स्कूल में लगती है बुक जो भी है, उन सब का मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं, काफ़ी पुराने हैं। और यहाँ से अब तक के जितने भी प्रश्न बने हुए हैं, मुझे तो इनमें से ही मिले, मैंने खुद ने देखे हैं। तो मैं आपको इसका भी रिविजन करवा दूंगी। इससे पहले अपने प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे बने हुए और कहाँ से बने हुए, ताकि आपको पता चल जाएगा। ये लो साथियों, मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा देती हूँ। कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं। देखो, प्रश्न पूछा गया 3rd ग्रेड 2026 में कि राजस्थान में पशुओं को विशाल आकार के, बड़े आकार के जो कलात्मक रूप है उसमें दागने यानी कि अभिलेखित करने की प्रथा क्या कहलाती है, ये पूछा गया। ये है गोडलिया। फिर है या इधर प्रिंट कला दी हुई, एक तरफ स्थान दिया, ये भी 2026 में 3rd ग्रेड में पूछा गया है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट है बाड़मेर की, पिछवाइया नाथ द्वारा की। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया, पिछवाइया नाथ द्वारा की, हर बार प्रश्न बनता है। और काले काष्ठ खिलौने हैं बस्सी के, और प्रस्तर जो खिलौने हैं गलियाकोट के। कैसे याद रखोगे, खिलौने मिले आपको यानी कि गली में जा रहे थे वहां पर प्रस्तर में मिले, ऐसे लो, प्रस्तर खिलौने गलियाकोट के, काले काष्ठ है वो बस्सी के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूछा गया है आपको 2025 में कनिष्ठ अनुदेशक में कि राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस चित्र में योगदान के लिए 1974 है, ये 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। तो ब्लू पोट्री में किया साथियों। ये देखो, आपको अगर पूछे कि जो नीली पोट्री है, नीली पोट्री का जादूगर आपको पूछे तो कृपाल सिंह शेखावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मऊगाम सीकर के। पुरस्कार इनको देखो, पद्मश्री तो मिला हुआ है साथियों 1974 में। 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड, रख लोगे ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है। इनके गुरु पूछे तो भूर सिंह, जिनको गांव का चिडेरा बोला जाता है। महिला कलाकार है वो नाथीबाई पार्वती राय का। वर्तमान पुरुष कलाकार खेमाराम सत्यानारायण जो सोलंकी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कितनी बार प्रश्न पूछा गया है। ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 2025 में बाड़मेर से है। अजरक प्रिंट बाड़मेर से। राजस्थान में मल्लागिरी या मल्लागिरी का संबंध किस हस्तकला से है, ये भी 2025 में पूछा गया। मल्लागिरी या मल्लागिरी का रंगाई से। राजस्थान हथकरघा हस्तशिल्प है जो नीति कब लागू की गई, ये 17 सितंबर 2025 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है। तो मुनवती कला है बीकानेर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। अब देखते हैं साथियों कि मुनवती, एक बार पढ़ लो कि मथेरण कला पूछे आपको तो बीकानेर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों का भित्ति चित्रण मथेरणा कला कहलाती है, ध्यान रखना। और ये कला मुख्य जैन धर्म से संबंधित, आपको पूछ ले कि मथेरणा कला किससे, आपके 4 ऑप्शन दे दे, जैन धर्म हो तो जैन धर्म ध्यान रखना। और इस कला के कलाकार क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं। और इस कला के प्रमुख उस्ताद रामलाल, मुन्नालाल, हसन। देखो, अब देख लो उस्तकला, उस्तकला जिसको बोलते हैं मुनवती कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पढ़ा अपनों ने, क्या प्रश्न पढ़ा कि मुनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े से सजाया जाता है, तो ये है बीकानेर की। ठीक है, अब मुनवती कला को पढ़ लेते हैं। देखो, उस्ता कला जिसको बोलते हैं मुनवती कला, इस कला को क्या कहते हैं, उस्ता कला, मुनवती कला, ये रहा। इस कला को मुनवती कला भी कहते हैं, उस्ता कला भी कहते हैं। ऊंट की खाल अथवा बाल पर सोने की नक्काशी का कार्य ही उस्ता कला कहलाती है। और मूल रूप से जन्म देखो लाहौर में हुए, और मोहम्मद उस्ता कला का पूरा परिवार है वो बीकानेर में आता है, बीकानेर आता है। और फिर लाहौर से बीकानेर लाया गया, वो मोहम्मद उस्ता कला के द्वारा लाया गया। और किसके काल में, अनूप सिंह के काल में। उस्ता कला को प्रसिद्ध दिलाने वाले, आपको पूछे कि उस्ता कला को प्रसिद्ध दिलाने वाले, लोकप्रिय बनाने वाले पूछे तो ये कादर बख्श, जिन्होंने उस्ता कला को देखो प्रसिद्धि दिलाई, लोकप्रिय बनाई, ये है कादर बख्श, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखो इनके गुरु पूछे आपको कादर बख्श के तो AH मूलर है। और राजस्थान में इस कला को कोई नहीं जानता था, ये लाए थे कादर बख्श। ठीक है, उस्ता कला को इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। और लाहौर से लाने वाले मोहम्मद उस्ता है, ये मोहम्मद उस्ता लाते हैं बीकानेर। फिर उस्ता कला का प्रमुख कलाकार पूछे तो हिशामुद्दीन उस्ता या हमामुद्दीन उस्ता या हिशामुद्दीन उस्ता। अब देखो, हिशामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री पुरस्कार 1986 में मिला, ध्यान रखना। हिशामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री पुरस्कार 1986 में। और वर्तमान कलाकार हनीफ उस्ता, जलीम उस्ता। और प्रशिक्षण केंद्र की बात करें साथियों तो कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, इसकी स्थापना 1975 में। और इस कला को मुनवती कला कहते हैं। और मथेरणा कला भी बीकानेर की, ध्यान रखना। और उस्ता कला भी साथियों बीकानेर की, जिसको मुनवती कला बोलते हैं, ये बता दिया मैंने। ये लो, एक बार आप फिर से देख लो। अब प्रश्न देख लेते हैं वापिस फिर से।
नेक्स्ट प्रश्न है कि साथियों, राजस्थान के जनजातीय समुदायों में परिचित लोक कला, जिसमें देखो सुई जैसी, आप लोगों ने इस तरीके के टैटू खुदवाए होंगे, यानी कि उसमें क्या होती है, सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग में डाला जाता है, उसे कहते हैं गोदना। जो टैटू बनवाते हैं गोदना, ये 4th ग्रेड 2025 में पूछा गया है, ठीक है। और हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की काशीदेकारी शिल्प के भौगोलिक संकेत जो कि जीआई टैग है वो प्रदान किया गया। शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है, ये भी 2024 में पूछा गया, ये बीकानेर। ऊंट की खाल पर श्रवण जो सोने की मीनाकारी है वो क्या कहलाती है, राजस्थान पुरुष 2020 में पूछा गया, ऊंट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, थोड़ी देर पहले उस्ताद वाले मैंने बताया, ये बीकानेर में। और 2022 में 2nd ग्रेड में ये प्रश्न पूछ लिया गया। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध, सब के सब साथियों मेरे ये नोट्स तो शायद 2008 के लगभग के, उसके बाद के, यानी कि ये कोरोना टाइम के भी कुछ बनाए हुए हैं, कुछ उससे पहले के बनाए हुए हैं, तो सारे के सारे प्रश्न इन नोट्स में हैं। जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ की, ये 2022 में वन रक्षक में पूछा गया है। उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई, तो बीकानेर में की गई साथियों, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया, उस्ता केमल हाइड केंद्र की जो स्थापना 1975 में कहाँ की गई, बीकानेर में, ये साथियों 2021 में पूछा गया। सब के सब ये प्रश्न पड़े हैं नोट्स में, देख लो। केमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर, स्थापना 1975 में। इन सब का रिवीजन करवा दूंगी, जो मेरे नोट्स पड़े हैं ना अभी करवा दूंगी इनके बाद में। सोमपुरा शैली जानी जाती है स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। और मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है, तो ये बूंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर एक तरफ कला दी हुई, एक तरफ जिले दिए, सुमेलित करने के लिए पूछा गया, तो मैंने तो यहाँ पर सब सुमेलित नहीं, सब सत्य ही कर दिया, यानी कि सभी एक सामने लगा दिए हैं। देखो, नील मृद भांड की बात करें, जिसको ब्लू पोट्री बोलते हैं, जयपुर की प्रसिद्ध है। और थेवा कला प्रतापगढ़ की, उस्ता कला बीकानेर की, अकोला कला है वो चित्तौड़गढ़ की। ब्लू पोट्री जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, अकोला कला चित्तौड़गढ़। फिर इधर तरफ दस्तकारी कार्य क्षेत्र दे रखे आपको, और कार्य दे रखे कलाकारी, और एक तरफ केंद्र मुख्य स्थान। ब्लू पोट्री ये भी जयपुर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और श्याम कास्ट खिलौने बस्सी के, कागजी पोट्री अलवर की, और अलवर में आ रहा है लवर, पीछे और लवर है ना, वो लव सब कुछ लिखते थे कागज पर, है ना, तो कागजी पोट्री याद हो जाएगी अलवर की। और कसीदे वाली सुराही बीकानेर की, ये 3rd ग्रेड 2026 में पूछा गया है। फिर है राजस्थान की थेवा कला में थारना किसे कहा जाता है, ये 2025 में पूछा गया है। कांच पर सोने की पतली पतली जो वर्क करते हैं ना, काम पतला पतला वर्क करते हैं, बारीकी यानी कि जाल को, उस पतली वर्क के बारीक जाल को क्या कहते हैं, थेवा कला में थारना कहा जाता है। फिर है कोटा डोरिया साड़ी का, ये 4th ग्रेड में पूछा गया। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम कोटा मसूरिया साड़ी हो गया। और फेंटिया शैली का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, वो राजस्थान के किस क्षेत्र में 2025 में पूछा गया, तो फेंटिया शैली का हैंड ब्लॉक है अकोला। और कौन राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया जीआई सूची में शामिल नहीं है, ये प्रश्न पटवार 2025 में पूछा गया। देखो यहाँ प्रश्न है, ऑप्शन में थे, यानी कि राजस्थान की ट्राइब्स इंडिया की जीआई टैग सूची में पूछा, भी शामिल नहीं है, वो पूछा है। सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन, यानी सजावटी जो नीले ब्लू कलर के मिट्टी के बर्तन है वो थे। बंगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट भी है। मोलेला मिट्टी, जो मिट्टी है मोलेला मिट्टी की वस्तु है वो भी है। और गोबिंदो भोग चावल ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि चंदू जी का गड्ढा व बोडी गामा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है, सब के सब इस नोट्स में मिलेंगे आपको। तीर कमान के लिए है। और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मोहनलाल है वो मोलेला मृण मूर्ति शिल्प से है, मिट्टी के। और नागौर का जो बूगाम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, 2022 में पूछा गया, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए बूगाम। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, तो कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए 1st ग्रेड में पूछ लिया गया, सिंपल सा प्रश्न। तो कुदरत सिंह को राजस्थान की कौन सी हस्तकला साथियों जिसके लिए पद्म श्री पुरस्कार मिला, तो मीनाकारी के लिए। सब ये पढ़ेंगे अपने इसको। टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसे कड़ा बनाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, चावल की भुस्सी व गधे की लीद, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और आर्ट एंड कल्चर, तो आपको आर्ट एंड कल्चर हो गया, और ये राजस्थान करंट अफेयर्स हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, इनको तो भाई बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है।
फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान कूदना गहनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है राजस्थान। और भी राज्य है ना वो कौन सा, कुंदन गहनों के, कूदना नहीं, कुंदन गहनों के लिए है। कौन सा राज्य है जो कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है, अपना राजस्थान है। ये लप्पा लप्पी किरण गोखरू बाकड़ी, 2 बार शायद प्रश्न बना हुआ है। ये गोटे के प्रकार है, कोई और चीज के नहीं है, तो लप्पा लप्पी किरण गोखरू बाकड़ी। और लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वो बेवान कहलाते हैं। और कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर व सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है, वो एप्लिक तकनीक है साथियों। अब मैं फटाफट करवा देती हूँ। देखो, हस्तकला जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट बोलते हैं, हाथ से वस्तुएं बनने की कला है। हस्तकला व्यवसाय है, उद्योग है, और इसकी कई इकाइयां मिलकर उद्योग का निर्माण करती है। लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण राज सिक्को है, जिसका पूरा नाम राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा किया जाता है। राज सिक्को की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 जून 1961 को, ध्यान रख लोगे। राज सिक्को की स्थापना 3 जून 1961 को, मुख्यालय जयपुर में। अब बात करते हैं साथियों लघु उद्योग। उद्योगों के नियम को क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति कहते हैं। और भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, ध्यान रखना, श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई। तो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति पूछे तो 1948 में। फिर बात करते हैं साथियों राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 24 जून 1978 को। तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति रट लो, 24 जून 1978 को, भैरों सिंह शेखावत द्वारा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं साथियों, देखो पहली नीति 24 जून 1978 को फर्स्ट नीति, ठीक है। दूसरी सेकंड, सारी की सारी, पहली दूसरी तीसरी चौथी भैरों सिंह शेखावत का ध्यान रख लोगे। दूसरी है 1991, 91 के बाद में यानी कि 92 93 भी नहीं, सीधी 94, और 4 का डबल करना है 98 में। चौथी है यानी कि चौथी का पूछा गया, चौथी का डबल कर लो, पीछे 8, ठीक है। और 1978 में पहली, फिर 1991 में, 1994 1998। फिर बात करते साथियों, जो फिफ्थ है वो अशोक गहलोत के द्वारा, कौन किन किस में, अशोक गहलोत के द्वारा लाई गई 2010 में। तो पहली नीति अशोक गहलोत भैरों सिंह शेखावत की पहली 4, 78 में पहली, 91 में दूसरी, 94 में तीसरी, 98 में चौथी, और 5वीं है वो 2010 में अशोक गहलोत। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2015 की है वो वसुंधरा राजे किसमें, ठीक है, वसुंधरा राजे के द्वारा, कौन सी, 2015 में। हस्तकला का तीर्थ पूछे, जयपुर राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र निर्यात करने के लिए इकट्ठा वो बोरानाडा जोधपुर राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरानाडा जोधपुर। हस्तकला की आत्मा हृदय कहलाती है मीनाकारी। राजस्थान का सरकार हस्त निर्मित वस्तुओं को राजस्थली नाम से क्या क्या विपणित किया गया है, किस स्थान से, पूछ लिया आपको, किस नाम से राजस्थान सरकार हस्त जो निर्मित वस्तुएं उनको राजस्थली नाम से विपणित किया। पोट्री की बात करें साथियों, पोट्री देखो चीनी मिट्टी के बर्तन पर चित्रकारी का काम है, और यह कला मुख्य रूप से पर्शिया, कहाँ पर इसका जन्म होता है, पर्शिया ईरान में होता है। और मुगल दरबार है ये लाहौर में अकबर लेकर के आते हैं, ठीक है ना, पर्शिया ईरान से मुगल दरबार में लाहौर से अकबर लेकर के आते हैं। फिर बात करते हैं साथियों, ये देखो जयपुर में इस कला को लेकर के थे मानसिंह प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोट्री की बात करें, इस कला को जयपुर में लेकर के आते हैं मानसिंह प्रथम, और इस काल में इस कला का विकास नहीं होता है, इस काल में नहीं होता है। फिर बात करते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, इसके काल में इस कला का सर्वाधिक विकास होता है। तो किसके काल में पूछे साथियों, किसके काल में सर्वाधिक इस कला का जो विकास होता है वो राम सिंह द्वितीय के समय होता है, मानसिंह प्रथम के समय नहीं। और फिर बात करें साथियों, राम सिंह जो द्वितीय इनके दरबारी कलाकार पूछे तो कालू चूड़ामन, ध्यान रख लेना बस। अब देखो साथियों, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे लगा लो। राजस्थान में पोट्री 4 प्रकार की है, ब्लू पोट्री, नीली पोट्री जयपुर की है। हर बार यहाँ से प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। डबल वर्क जिसको बोल दिया कागजी पोट्री, कागज लिखते थे अपने लवर को यानी कि अलवर, यानी कि डबल, वो भी एक पेज के अंदर दूसरा पेज और डाल देते, कोई दूसरा ना पढ़ ले, है ना, तो उसको डबल वर्क ऐसे याद कर लेना, डबल वर्क कागजी पोट्री को अलवर। ब्लैक पोट्री या काली पोट्री को कोटार, कोट ज्यादातर ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक या काली पोट्री को होता है। ब्लू पोट्री नीली, जयपुर की सुनहरी या गोल्डन पोट्री है बीकानेर की मिट्टी ऐसे आए, भुजिए ऐसे देख लेना कि जो भुजिए है वो पीले कलर के होते हैं, सुनहरी तो ऐसे याद रह जाएगा। फिर ब्लू पोट्री नीली पोट्री जयपुर की चीनी मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग की चित्रकारी कहलाती है। और चित्रकारी के लिए जो सामान है वो ब्लू पोट्री में देखो हरे रंग का कांच कहिरा जिसको बोलते हैं, ये क्या क्या यूज किया जाता है चित्रकारी के लिए सामान, देखो ब्लू पोट्री में हरे रंग का कांच जिसको कैरा बोलते हैं, गोंद सांझी बोलते हैं, क्वार्टर्स हो गया, सोडियम हो गया, कार्बोनाइट जिसको वो सोडियम कार्बोनाइट हो गया, मुल्तानी मिट्टी, ये सब के सब क्या इसमें सामग्री जो है काम में ली जाती है। ये साथियों इस तरह की होती है जिसको रईस पोट्री बोलते हैं। ये 700 से 800 सेंटीग्रेड तापमान पर पकाया जाता है इसको, और खर्चा है वो 8 से 10 हज़ार रुपये का। सबसे महंगी ब्लू पोट्री है, ठीक है ना।
बहुत ही शानदार, मेरे तो बहुत पुराने नोट्स है और बनाए हुए इतने शानदार तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ से हमारे तो साथियों आसपास के जो भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो सब के सब यहाँ से इनकी फ़ोटोकॉपी भी करवा के लेके गए हैं। और जिनका 4th ग्रेड में, यहाँ मेरे गांव के काफ़ी बच्चे, उनका 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, जिन्होंने 4th ग्रेड का दिया था। और 3rd ग्रेड लेवल 1 में भी हुआ है। ब्लू पोट्री की बात करें साथियों, ब्लू पोट्री का जो नाम है, उपनाम है, वो रहीस पोट्री मरमणीय कला। प्रारंभिक नाम इसका ध्यान रखना मरमणीय कला है। छोटी छोटी चीजें लिखे, ब्लू पोट्री को रहीस पोट्री बोलते हैं, उपनाम हो गया। मरमणीय कला है इसका प्रारंभिक नाम है। फिर बात करते हैं नीली पोट्री का जादूगर पूछे आपको कृपाल सिंह शेखावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न। मऊ गांव के पुरस्कार देखो, इनको 2002 में तो शिल्प गुरु अवार्ड, 2073 में पद्मश्री। गुरु इनके बूर सिंह है, जिनको गाँव का चितेरा बोलते हैं। महिला कलाकार नाथीबाई पार्वती राय का। और वर्तमान पुरस्कार कलाकार खेमाराम सत्यनारायण सोलंकी। डबल वर्क जिसको कागजी पोट्री बोलते हैं, ये अलवर जयपुर की, ध्यान रख लेना। अलवर क्या आता है तो अलवर की, जयपुर अलवर नहीं होता है तो जयपुर की भी ध्यान रख लेना। कागजी से निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी, कागज यानी डबल वर्क होती है कागजी पोट्री। कागजी से निर्मित बर्तनों पर, कागजी से जो निर्मित होते हैं उन बर्तनों पर चित्रकारी होती है वो। और कागज से बर्तन मूर्ति बनाने की कला पेपर मेशी भी कहलाती है। अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो देख लेना। कागज से जो बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्ति से बनाने की कला है, उसको पेपर मेशी कहते हैं। और बर्तनों का प्रयोग सजावट हेतु देखो, छोटे छोटे छिद्र इसमें, इस पोट्री से निर्मित बर्तनों में तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है। सजावटी पोट्री जो होती है, ये ध्यान रख लेना। ब्लैक पोट्री को काली पोट्री कहते हैं। कोटा के चीनी मिट्टी के बर्तन पर काले रंग की चित्रकारी, राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है ये ब्लैक पोट्री। भाई काले रंग की है, ब्लैक पोट्री है, और नाम ही ऐसा है, काला काला तो सस्ती होगी, इसे याद रखना, सस्ती पोट्री है। और महंगी पोट्री कौन सी है देख लो, खुद ही देख लो, महंगी ब्लू पोट्री है, ठीक है। रईस पोट्री जिसको बोलते हैं, ब्लू पोट्री, रईस पोट्री बोलते हैं। इसका प्रारंभिक नाम मरमणीय कला। ये तीनों की तीनों नाम ले लो, क्या पता, क्या भरोसा, नाम पूछ लिया आपको, ना पढ़ा हो जिन्होंने, है ना। कई बार क्या होता है, जहाँ से प्रश्न नहीं पढ़े होते हैं, नहीं बने होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। और कप प्लेट, जो ब्लैक पोट्री है इसकी बात करें, कप हो गया, प्लेट हो गया, गमलेदाना हो गया, कूड़ेदाना इत्यादि, इन पर ब्लैक पोट्री का कार्य किया जाता है। गोल्डन पोट्री, सुनहरी पोट्री, भुजिया के रंग का हो, गोल्डन कलर का, भूरा भूरा, और बीकानेर का है, बैठेगा तो याद रह बीकानेर की है। फिर बात करते साथियों मीनाकारी, ये प्रसिद्ध जयपुर की है और पर्शिया ईरान की है इनका जन्म। और सोने से निर्मित आभूषणों पर रंग, सोना देखो, सोने से निर्मित जो आभूषण है, गोल्ड के जो होते हैं आभूषण, उन पर रंग भराई का जो काम किया जाता है, रंग भरा जाता है, ग्रीन कलर का ऐसे भरा जाता है ना वो। और हस्तकला का हृदय आत्मा मीनाकारी कहलाती है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। मंडी का नाम सीतापुर है, जयपुर में। मीनाकारी के प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मीनाकारी का पूछा गया है। मीनाकारी का प्रमुख कलाकार है कुदरत सिंह। 1988 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पूछे गए हैं प्रश्न, अभी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भले ये नोट्स पुराने पर यहाँ से प्रश्न ढूंढने को मिल रहे हैं साथियों। आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए प्रश्न देखते हो। यहाँ तो पूरे थ्योरी में लिखे हुए प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, और उनका यानी कि जो प्रश्न बनाने के लेवल होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। मीनाकारी कला का सर्वाधिक विकास है वो राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। मैंने कहा था राम सिंह जो द्वितीय इनके काल में होता है, ठीक है ना। और मीनाकारी बात करें जयपुर की, कच्ची मीनाकारी होती है, एक पक्की मीनाकारी। कच्ची मीनाकारी पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का काम होता है। कच्ची मीनाकारी होगी तो जो पित्तल होते हैं उसके आभूषणों पर रंग भराई का काम होगा। पक्की मीनाकारी है वो चांदी के आभूषण है, उन पर रंग भराई का काम होता है। फिर बात करते हैं साथियों कच्ची मीना, इस कला में मुरादाबादी कहते हैं। कच्ची को क्या कहते हैं, कच्ची मीनाकारी को कहते हैं मुरादाबादी। और पक्की मीनाकारी को क्या कहते हैं, तारकशी। ऐसे लो, तार कस आ गया, पक्का हो गया, याद रह जाएगी। कच्ची को मुरादाबादी, मुर्दी है अभी कच्ची है, याद रह जाएगा। पक्की है बहुत, तारकशी जो पक्की होगी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। कच्ची मीनाकारी मुरादाबादी कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। ध्यान रख लोगे, कच्ची यानी कि जो मुरादाबादी है अलवर की है। पक्की मीनाकारी जिसको तारकशी बोलते हैं नाथ द्वारा राजसमंद की है, रेनवाल जयपुर की भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तांबे की जो मीनाकारी है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की मीनाकारी, कच्ची मीनाकारी को मुरादाबादी अलवर की, पक्की मीनाकारी जिसको तारकशी बोलते हैं नाथ द्वारा राजसमंद की, तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों उस्ता कला जिसको मोमबत्ती कला करते हैं, कहते हैं प्रसिद्ध बीकानेर की है। ऊंट की खाल अथवा बाल पर सोने की नक्काशी यानी कि गोल्ड का जो नक्काशी है वो काम की उस्ता कला कहलाती है। और मूल रूप से ये उस्ता कला है लाहौर में, और मोहम्मद उस्ता का पूरा जो परिवार है वो बीकानेर आता है। और लाहौर से बीकानेर लाने वाले मोहम्मद उस्ता के द्वारा लाई जाती है। किन के काल में पूछे तो अनूप सिंह के काल में। और उस्ता कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले, लोकप्रिय बनाने वाले कादर बख्श, ठीक है ना। और इनके गुरु पूछे तो A.H. मुल्लर है। उस्ता कला का प्रमुख कलाकार पूछा जाता है तो हिशामुद्दीन उस्ता, जिसको हमामुद्दीन उस्ता बोलते हैं। फिर साथियों हिशामुद्दीन उस्ता को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1986 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और
ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र देखो कैमल एंड हायर जो हाइट ट्रेनिंग सेंटर है बीकानेर में स्थापना इनकी 1975 में। इस कला को मुनवती कला भी कहते हैं। किसको साथियों? उस्ता कला को क्या कहते हैं? मुनवती कला। फिर मथेरना कला बीकानेर की है। मथेरना कला देखो किसी भी धार्मिक हो गया अथवा पौराणिक स्थल हो गया, धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों में जो भित्ति चित्रण होता है उसको मथेरना कला कहते हैं। ये जैन धर्म से संबंधित है और इस कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं साथियों। इस कला के प्रमुख उस्ताद राम लाल हो गया, मुन्ना लाल हो गया सर, है ना। फिर बात करते हैं बंदेज का काम साथियों। देखो कपड़े को बांधकर रंगना ही क्या कहलाता है? बंदेज कहलाता है। बंदेज का जो पहला फर्स्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ध्यान रखना, हर्षचरित ग्रंथ में मिलता है बंदेज को पहलो परिणाम। और लिखने वाले बाण भट्ट, छोटी छोटी चीजें लिखी हुई है, डीपली पूछे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। आजकल जहाँ भी चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी, आजकल इतना डीप से कोई पढ़ा ही नहीं रहा और ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। बंदेज का कार्य करने वाला व्यक्ति है वो बंदारा या चढ़ावा कहलाता है। बंदेज का काम करने वाला बंदारा या चढ़ावा कहलाता है, रंगरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और बंदेज कार्य में प्रयुक्त उपकरण पूछे, बंदेज काम में जो प्रयुक्त उपकरण है वो टीपना। और बंदेज कार्य प्रसिद्ध पूछे शेखावटी और जयपुर का है। बंदेज कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी जयपुर का है, शेखावटी चूरू जयपुर। और सबसे ज्यादा स्थान सुजानगढ़ चूरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेखावटी चूरू नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर ऑप्शन में तो भी सही, बंदेज का काम है। और सबसे ज्यादा जो स्थान है प्रसिद्ध वो सुजानगढ़ चूरू है बंदेज काम के लिए। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी पूछ ले तो जोधपुर है। और शिकार अलंकरण बंदेज पूछे, शिकार अलंकरण बंदेज बूंदी और कोटा के। राजस्थान में बारीक, अब देखो शिकार अलंकरण की बात कही है, बंदेज शिकार करने गए, आप ऐसे लोग बूंदी खा करके कोट पहन के करने गए, याद रह जाएगा। राजस्थान में बारीक या छोटा बंदेज, छोटे छोटे बारीक बारीक बंदेज किए जाते हैं ना इस टाइप के, वो सवाई माधोपुर के, ठीक है। और बंदेज का प्रमुख कलाकार पूछे, तेब खां जोधपुर के। बंदेज के प्रमुख कलाकार तेब खां जोधपुर के, 2002 में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ। लहरिया की बात करते साथियों, जयपुर का प्रसिद्ध और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पेज भी, समुद्री रंग का लहरिया है जयपुर का, एक समुद्री रंग का लहरिया होता है। और ये देखो इस तरीके से पंचरंगी लहरिया जयपुर का, मांगलिक लहरिया होता है, मांगलिक लहरिया पंचरंगी लहरिया जयपुर का, सतरंगी लहरिया सुजानगढ़ चूरू का। और मोती लहरिया सिक्कर का सर्वाधिक महंगा होता है साथियों, मोती वाला होता है और सिक्कर का होता है और सबसे महंगा होता है। मोठड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर का, ये शायद प्रश्न पूछा गया था, अभी मेरे याद नहीं, मैं थोड़े दिन पहले ही इस पे चर्चा कर रही थी कि अपने यहाँ से प्रश्न किसी को नहीं आया है तो यहाँ सीधा का सीधा लिखा हुआ, सीधे छपे हुए प्रश्न। तो मोठड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर का और कईयों ने गलत भी करके आए हैं। क्रॉसिंग छपाई का काम, देखो क्रॉसिंग छपाई का इस तरीके का काम किया जाता है, इस पे मोठड़ा प्रसिद्ध है जोधपुर का है। फिर विवाह के अवसर पर पगड़ी पूछे तो मोठड़ा, दशहरे के अवसर पूछे तो मदील, देखो दशहरे में द आ रहा है और मदील में भी द, दशहरे के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर पगड़ी पूछे तो दीपावली पर आडा, आडा पड़ गए पटाखा बजाओगे दीपावली पर थे, ठीक है ना, दीपावली पर याद रह जाएगा। पंचरंगी साफा पावरा, पैसे पंचरंगी पैसे पावरा। दानका होती है ना इस प्रकार की, है ना, इस प्रकार की एक मतलब चौक जिसको बोलते हैं मोटी बूंदी, चौकोर बूंदी, ये इस तरीके से रंगा जाता है। ये दान का, ये बूंदी, बूंदी की प्रसिद्ध है, मोटी बूंदी, है ना, चौकोर बूंदी युक्त कपड़ा होता है दान का, वो बूंदी का। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों पीला। पीला एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है, जलवा कुआ पूजन की वेशभूषा होती है। रंग केसरिया रंग का होता है वो लड़की के जन्म पर, और लड़के के जन्म पर केसरिया रंग का जो पीला, और गुलाबी लड़के के जन्म पर। पीला पोमचा, देखो पीला पोमचा ये आ गया, पीला पोमचा रंग पीला होता है शेखावटी क्षेत्र में जाट महिलाओं की ओढ़नी। और चीड़ का पोमचा होता है साथियों हाड़ौती क्षेत्र पर, ये विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाती काले रंग की ओढ़नी होती है। फिर बात करते हैं प्रिंट का कार्य साथियों, देखो इसमें ये सब पढ़ेंगे, अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, दाबू प्रिंट, जाजम आजम प्रिंट, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं साथियों बगरू प्रिंट, प्रसिद्ध जयपुर का है। बगरू प्रिंट कहाँ का? जयपुर का। कपड़ों पर बेल बूंटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार पूछे तो राम किशोर छींप है। बंगरू प्रिंट के प्रमुख कौन है? प्रसिद्ध कलाकार राम किशोर छींप है, 2009 में इनको पद्मश्री मिला हुआ। अब साथियों एक और बता दूं, अपना जो टेलीग्राम चैनल है किसी को नहीं मिलता, स्टडी पॉइंट हब है। और अपने यूट्यूब चैनल की बात करें तो ऑफिशियल चैनल ये दो ही है, एक तो गोदारा करनी क्लासेस से, एक गोदारा मेम से है जिसपे लोगो गोदारा मेम का लगा हुआ है, और एक जो RPSC का लोगो लगा हुआ है। ये दो चैनल है, इसके अलावा ये कहीं पर आपको कोई 2x जो ये क्या स्पीड में, फुल स्पीड में करके पढ़ा रहा है तो वो कहीं और कोई है, ठीक है ना। तो अपना चैनल दो है। सांगानेरी प्रिंट की बात करें साथियों जयपुर की, ठीक है।
सांगानेरी प्रिंट जयपुर का, बगरू प्रिंट भी जयपुर का और इनके कलाकार राम किशोर चीप। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की मलमली कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है ये सांगानेरी प्रिंट। इस प्रिंट को प्रसिद्ध मुन्नालाल गोयल प्रसिद्धि दिलाने वाले, प्रसिद्ध किन्होंने किया? मुन्नालाल गोयल ने। सांगानेरी प्रिंट को प्रसिद्ध दिलाई मुन्नालाल गोयल ने। यहाँ कार्य करने वाले व्यक्ति नामदेवी छिंपे, ध्यान रखना, ठीक है। और अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट पूछे तो दोनों के दोनों बाड़मेर के। अजरक और मलीर प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के। फिर बात करते हैं साथियों, अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों बाड़मेर के। और अजरक प्रिंट की बात करें, कपड़ों के दोनों तरफ यानी कि कपड़ा उसके दोनों साइड में आपको छपाई मिलेगी। चदरों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध लाल और नीले रंग की, ध्यान रखना। और मलीर प्रिंट है कपड़ों के एक तरफ पे होगी। अजरक प्रिंट दोनों तरफ पे, कपड़ों के दोनों तरफ पे छपाई। मलीर प्रिंट आपको एक ही तरफ मिलेगी। चदरों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध, रंग इसका काला और कथई। मलीर प्रिंट का काला और कथई रंग है। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं ऐसे। दोनों प्रिंट में कार्य करने वाले लोग पूछे मलीर और अजरक प्रिंट में, तो मलीर और अजरक प्रिंट में, मलीर और अजरक प्रिंट में खत्री जाति के, ठीक है। और जाजम प्रिंट की बात करें साथियों, महिलाओं के घाघरों हेतु छपाई के लिए प्रसिद्ध, मुख्य रंग है वो लाल काला होता है। और एक दाबू प्रिंट है, ये कपड़ों को दाब कर छापना, कपड़ों को दाब कर छाप किया जाता है। मोटे वस्त्र होंगे जो मांगलिक वस्त्रों पर छपाई का काम होता है। आजम और आपको जाजम प्रिंट पूछे और दाबू प्रिंट, देखो आजम और मलीर, अजरक और मलीर प्रिंट बाड़मेर की, अजरक मलीर प्रिंट बाड़मेर की। फिर बात करते हैं साथियों, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबू प्रिंट। आजम, जाजम, दाबू प्रिंट सब के सब चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध, चित्तौड़गढ़ के है। छिपों का, चित्तौड़गढ़ में छिपों का अकोला। देखो आजम प्रिंट महिलाओं में घाघरे हेतु और जाजम प्रिंट पुरुषों के कपड़ों पर छपाई। आजम तो महिलाओं के घाघरे पर, जाजम देखो आती है, महिलाएं आती है घर में और बाहर पुरुष ज्यादा काम करते हैं। जाजम जाओ पुरुष, पुरुषों के याद रह जाएगा, ठीक है ना। काला और नीले रंग का आ जाएगा रंग आपको याद। और आजम यानी कि महिलाओं के घाघरे। दाबू प्रिंट मोटे वस्त्र, मांगलिक वस्त्रों पर छपाई का काम। फिर बात करते हैं साथियों, दाबू कपड़े को दाबने के लिए मोम का दाबू बात करें राजस्थान में सवाई माधोपुर में, और मिट्टी का दाबू बलोत्रा बाड़मेर में, गेहूं का दाबू बींदड़ ये है सांगानेर जयपुर का, और कागज का दाबू है जायल नागौर का प्रसिद्ध, ध्यान रखा, ये भी थोड़ा देख लो। गेहूं का दाबू बींदड़ सांगानेर जयपुर, मिट्टी का बालोत्रा बाड़मेर, मोम का दाबू राजस्थान में सवाई माधोपुर, कागज का दाबू जायल नागौर। पानी पीकर आती हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न है गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध पूछा गया है। और इसके अलावा बिनाय आपको अजमेर और जयपुर का पूछा जाता है, तो भी ध्यान रखना। खंडेला सीकर का तो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिनाय अजमेर और जयपुर का। रंग होता है पीला। गोटा बनाने वाला व्यक्ति कहता है लीलगर, नीलगर। बेचने वाला व्यक्ति बोलता है बिसायती कहते हैं। बेचने वाले को बै से, बेचना वाला बै से, बिसायती। गोटा बनाने वाला लीलगर या नीलगर। रखने का स्थान कहलाता है इनका सांडाला। और कारखाने बनाए जाने का है वो है गुवारिया। और लप्पा लप्पी क्या है, ये प्रश्न पूछे गए हैं। लप्पा लप्पी हो गया है ना, और किरण, मुकेश, गोखरू, बांकड़ी, बीजिया, चंपाकली, ये सब के सब गोटे के प्रकार है। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। एक तरफ शायद आपके और कहीं भी एक प्रश्न पूछा गया जिसमें शायद थे खाने की बर्फी या कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था, तो कहीं आप लप्पा लप्पी करके कुछ खाने की चीज़ मत कर लेना। तो ये गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी चौड़ा गोटा होता है, जमीन पर लगाया जाता है। और लप्पी पतला गोटा होता है, किनारे पर लगाया जाता है, जो नीचे नीचे लास्ट में लगाते हैं, नीचे वाले साइड में घाघरे के जैसे भी। और लप्पी पतला गोटा किनारे साइड में लगाया जाता है। अन्य प्रकार के गोटे देखो, नाम लड़की का है किरण, मुकेश और चंपाकली, गोखरू, बांकड़ी, बीजिया। लहर गोटा जयपुर का ये विशेष गोटा होता है। लहर गोटा कहाँ का है? जयपुर का विशेष गोटा होता है। फिर बात करें साथियों फड़ चित्रण, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा की, इंपॉर्टेंट है। फड़ कपड़े पर लिखी जाती है और कपड़ा है वो खादी रेंजी और रंग लाल नीला। और परिभाषा देखो, खादी सूत्र अथवा रेंजी कपड़ा जो लाल अथवा नीले रंग का हो, उस पर इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल की जानकारी अंकित कराना ही क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है चित्रण।
फड़ चित्रण का जन्म बात करें साथियों मेवाड़ चित्र शैली के भित्ति चित्रण से माना जाता है। और फड़ चित्र का प्रसिद्ध चितेरा पूछे आपको कार्य करने वाले पुष्प चितेरा आपको पूछे वो है श्री लाल जोशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फड़ चित्रकला का प्रसिद्ध चितेरा श्री लाल जोशी और 2006 में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। और कपड़े पर सर्वप्रथम फड़ लिखने का काम भी इनके द्वारा किया गया जो श्री लाल जोशी है। और ये फड़ चित्र का प्रसिद्ध चितेरा है। वर्तमान चितेरा प्रदीप मुखर्जी जयपुर के और कलाकार जो प्रमुख चितेरा है। और रामचरितमानस के 108 लघु चित्रों का इन्होंने चित्रण किया। प्रसिद्ध चितेरिया पार्वती जोशी वर्तमान में गौतल देवी। फड़ ठंडी करना का क्या कार्य है? देखो फड़ ठंडी करने का अर्थ है फड़ जीर्ण शीर्ण होने पर, जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो विधि विधान से पूजा कर उसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना है फड़ ठंडी करना कहलाता है। वो फड़ ठंडी करना बोलते हैं जब आपको पुष्कर सरोवर में विसर्जित कर देते हैं। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया, यूएसए में, ठीक है ना। और सबसे लंबी फड़ पूछे आपको देवनारायण जी की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। सबसे छोटी फड़ की बात करें देवनारायण जी की है। और सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को, कब 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। आकृति इनकी 2 × 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है। और 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए का क्या किया गया, इसे फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है बाबूजी राठौड़ की, ठीक है। फिर बात करते हैं थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है साथियों। 2 प्रकार की थारना और वाड़ा है। थारना इस कला में जो सोने का काम होता है वो थारना कहलाता है। वाड़ा काच जड़ाई का जो काम होता है वो कहलाता है। और हरे रंग से कांच पर सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाते हैं। और बेल्जियम से आयात किया जाता है इसको। और इस कला का जो जनक है वो नाथूजी सोनी को कहते हैं। नाथूजी सोनी इनके जनक है। नाथूजी सोनी के परिवार को जो सामंत सिंह है इन्होंने राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया। थेवा कला में राज सोनी को निपुण माना जाता है। थेवा कला में पूछ के लिए आपको किनको माना जाता है निपुण, तो राज सोनी को। थेवा कला किस शासन में प्रारंभ हुई, तो सामंत सिंह के समय में हुई थी। और प्रतापगढ़ का शासन ध्यान रख लेना आप। थेवा कला की बात करें साथियों, प्रतापगढ़ की ध्यान रखना। इस कला का वंशानुगत कला, ये कला है जो वंशानुगत कला कहलाती है। वंशानुगत कौन सी? थेवा कला। इस कला के कलाकार पूछे तो महेश विजय राज सोनी को 2015 में क्या पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और ये देख लो आगे, नवंबर 2002 की बात करें, इस कला पर जो डाक टिकट है वो जारी किया जाता है। तो थेवा कला पर डाक टिकट की बात करें साथियों, नवंबर 2002 को जारी किया जाता है। थेवा कला में प्रयुक्त कांच की बात करें तो बेल्जियम कांच कहलाता है। थेवा कला में प्रयुक्त कांच कौन सा होता है? बेल्जियम कांच। थेवा कला का नवीनतम प्रकार देखो आला थेवा, हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य रंग के कांचों पर, एक ग्रीन कलर का कांच छोड़ दो, उसके अलावा जो अन्य और कलर के कांच है उन पर सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है आला थेवा। और प्रसिद्ध प्रशिक्षण केंद्र है थेवा कला का प्रशिक्षण केंद्र प्रतापगढ़। मांडने देखो, मांडने को महाराष्ट्र में रंगोली कहती हैं। मांडने देखो साट्या जो स्वास्तिक चिन्ह होता है होली के अवसर पर धार्मिक अवसरों पर बनाया जाता है वो साट्या कहलाता है। और बात करें पगलिया मांडना, धार्मिक अवसर पर बनाया जाता है। घर आगमन जागमन जो धार्मिक अवसर होते हैं उन पर। चौकड़ी होती है वो फसल अवसर पर। ताम होते हैं वो विवाह के अवसर पर। मेहंदी के हाथ दीवार पर थाम जो बनाए जाते हैं, थाप्पा जो लगाते हैं वो ताम। और भराड़ी मांडना है वो भील महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर चावल व कुमकुम से दीवार पर भराड़ी मारना कहलाता है। सांची की बात करें तो गोबर से बनाई जाती है जो कन्याएं होती है। और कन्याएं कौन सी होती है साथियों? कुंवारी कन्याएं होती है। जो सांझी होती है गोबर से बनाई जाती है और कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से बनाया जाता है और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना, आश्विन मास में। फिर बात करते हैं काष्ठ कला, लकड़ी की जो बनी होती है इसे काठ भी कहते हैं, काष्ठ या काठ, तो ध्यान रखना। काष्ठ कला के अंतर्गत ये बेवाण से प्रश्न पूछा गया है। काष्ठ कला के अंतर्गत आती है कावड़, बेवाण, गणगौर, ठीक है। और कावड़ की बात करें साथियों, देखो जो लकड़ी का होता है ना कावड़, तो लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, इस प्रकार मंदिर का बना होता, मंदिर सा बना होता है कावड़, ये लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। और इसमें रखी मूर्ति नहीं होती है, इस कावड़ में मूर्ति नहीं होती है। एक आपको कावड़ पूछे, बेवाण पूछे, गणगौर पूछे, सबके सब ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ के, ठीक है ना, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध। कावड़, बेवाण, गणगौर रख लो याद, कावड़, बेवाण, गणगौर ये चित्तौड़गढ़ के, बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के।
कावड़ में तो देखो मूर्ति नहीं होती है और निर्मित मंदिर नुमा आकृति का होता है। बेवाण की बात करें तो कावड़ में मूर्ति स्थापित करते ही बेवाण का निर्माण हो जाता है। इसमें मूर्ति नहीं होगी, जब मूर्ति रख जाती है कावड़ में तो वो बेवाण का रूप ले लेता है और चलता फिरता इसको मंदिर बोला जाता है, मूर्ति रख दी जाती है। और देव विमान मिनिएचर जो वुडन टेम्पल है वो इसको बोलते हैं। बेवाण का प्रयोग जल जूलनी एकादशी को किया जाता है। गणगौर की बात करें चैत्र मास में गणगौर बनाने की कला होती है। और बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ का ये भी प्रसिद्ध है, भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनाने की कला ही गणगौर कहलाती है। पुरानी गणगौर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की। कठपुतली देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर की। प्रयोग नट बाढ़ जाति के लोग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है और बनाने के लिए अरडू की लकड़ी का प्रयोग कठपुतली में। कठपुतली का जनक देवीलाल सांबर भी पूछा गया है। कठपुतली का देवीलाल सांबर। इस कला का संरक्षण की बात करें तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा किया गया। स्थापना 22 फरवरी 1952 को। कठपुतली की स्थापना 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सांबर के सहयोग से। पात्रे तिपरने की बात करें साथियों तो पिपाड़ सिट्टी जोधपुर के और जैन धर्म के साधुओं के प्रयोग हेतु निर्मित विशिष्ट उपकरण है। चौपड़ा बाजोट की बात करें तो बाड़मेर के। और काष्ठ कला को उदयपुर में क्या कहते हैं? काष्ठ कला को ध्यान को खिरादी कला कहते हैं। काष्ठ कला का प्रारंभ काल है मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। फिर बात करते हैं काष्ठ कला के जनक प्रभातजी सुतार। गणगौर कला का जनक प्रभातजी सुतार। सबसे प्राचीन गणगौर बड़ी गांव बस्सी गांव चित्तौड़गढ़। और नमदे बात करें टोंक के। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। गलीचे जयपुर टोंक के है। नमदे टोंक के ऊन से निर्मित और कशीदा नहीं होते हैं। गलीचे जयपुर टोंक के ऊन से निर्मित आकर्षक कसीदे का कार्य। और दरी है वो टांकला गांव नागौर की। दरी है टांकला गांव नागौर की। सालावास जोधपुर लवाण है दोसा के। पुराने वस्त्रों को गलाकर दरी का निर्माण किया जाता है। बीकानेर जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे विदेश में निर्यात किए जाते हैं। बीकानेर जेल के जो कैदी हैं उनके द्वारा निर्मित गलीचे हैं वो विदेशों में क्या निर्यात किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कलाकार है जगदीश सारण। कोटा डोरिया साड़ी की बात करें साथियों, कोटा डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है कैथून कोटा की और मांगरोल बारा की। ठीक है। उपनाम राजस्थान की बनारसी बोलते हैं, मलमली साड़ी बोलते हैं, मसूरिया साड़ी बोलते हैं। कितनी बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। ठीक है। और वेलमेट जैसा कपड़ा होता है। प्रमुख कलाकार अहमद मशहूर कर्नाटक का। प्रसिद्धि दिलाती है वसुंधरा ने और इस साड़ी को पहनकर 2014 में न्यूयॉर्क में जाती है कौन? वसुंधरा। तभी इन्होंने प्रसिद्धि दिलाती है। ठीक है। प्रसिद्ध वसुंधरा सिंधे ने 2004 में न्यूयॉर्क में देखो कैटवॉक करके इन्होंने साड़ी पहन के कैटवॉक किया था। किन्होंने? वसुंधरा राजे ने। इसीलिए इन्होंने क्या दिलाई इसको? प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है ना। इस साड़ी को पहनकर 2004 में कहाँ जाती है? न्यूयॉर्क में जाती है। और राजस्थान की सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली साड़ी है। वसुंधरा राजे को कैटवॉक के लिए अवार्ड मिला। इन्होंने कैटवॉक किया था ना, इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। वसुंधरा राजे ने कैटवॉक किया था इन्होंने। ठीक है। न्यूयॉर्क में किया था तो इनको अवार्ड मिला। फिर कौन सा अवार्ड मिला? वुमेन टुगेदर अवार्ड मिला साथियों 2007 में। और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। फिर बात करते हैं साथियों जैनत की साड़ियां है कहाँ की? प्रसिद्ध कोटा की। टेराकोटा की बात करें मोलेला गांव राजसमंद की पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद। मिट्टी से बनाने की अन्य कला मूर्तियां बर्तन अन्य आकर्षक उपकरण बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। सनवाड़ा तालाब की मिट्टी एवं इस कला के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टेराकोटा की शुरुआत देखो इस कला में सर्वप्रथम धर्मराज की मूर्ति बनाई गई थी। प्रमुख कलाकार है खेमाराज मोहन लाल प्रजावत और 1982 में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त किया गया। और इस कला को मोलेला आर्ट व मुद्रा शिल्प भी कहा जाता है। इसका उपनाम ध्यान रखना मोलेला आर्ट। ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों गोगा जी व मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के। और घोड़ों का निर्माण है वो स्नाक विधि से। दो अलग अलग स्थानों का निर्माण, एक स्थान पर मिट्टी और गधे की लीद से घोड़ों का निर्माण किया जाता है। जो स्थानक विधि है घोड़ों का निर्माण स्थानक विधि से दो अलग अलग स्थानों का निर्माण किया जाता है। हरजी गांव से लाई जाती है। ठीक है ना। जो मिट्टी और गधे की जो लीद बनाई जाती है। फिर बात करते हैं साथियों मोड़ व मिट्टी के खिलौने। मटके से बड़ा विशाल मटका होता है जिसको मोड़ बोलते हैं। और मिट्टी के खिलौने ये है बुनरावत नागौर। बुनरावत गांव है नागौर के प्रसिद्ध। कुंजिया जिसको बोलते हैं जो गुलटक होता है। कुंज मिट्टी के बने होते हैं, है ना। ये लवाण दोसा के कुंजिया लवाण दोसा के प्रसिद्ध है। बादला इंपॉर्टेंट है। बादला एक पानी की बोतल होती है साथियों, विशेष बोतल जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये भी पूछा गया बादला जोधपुर की। जिंक अथवा जस्ता धातु से निर्मित पानी रखने का पात्र होता है बादला जोधपुर का। ठीक प्रसिद्ध। साफा और पगड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और बात करें साथियों देखो साफा की बात करें चौड़ा ज्यादा होगा लंबाई कम होगी।
और साफा यहाँ लिखा है पगड़ी, पगड़ी की लंबाई ज़्यादा होती है, लंबाई तो ज़्यादा होती है, चौड़ी आपको कम मिलेगी, कभी कभार हम विवाह के अवसर पर पहनते हैं। और साफा, साफे का कपड़ा लंबा, कपड़ा तो लंबा होता है, कम चौड़ा, अधिक बुजुर्ग लोग इसे पहनते हैं। जूती जोधपुर की प्रसिद्ध है। और मोजड़ी भीलमाल जालौर की, और मोजड़ी जूती होती है भीलमाल जालौर की। और बात करें साथियों, जोधपुर का एक बंद गले का कोट भारत की राष्ट्रपति पोशाक है। इत्र की बात करें, प्रसिद्ध सवाई माधोपुर का इत्र का निर्माण खश नामक घास के लिए किया जाता है। आविष्कार असमत बेगम, जहांगीर की सास, नूर जहां की जो माँ है। सूंगनी जो नसवार होती है ना, नाक में सूंगी जाती है, वो ब्यावर अजमेर की। रमकड़ा उद्योग है प्रसिद्ध गलियाकोट डूंगरपुर का। छोटे बच्चों के खिलौनों का निर्माण रमकड़ा उद्योग में इस स्थान को सोप स्टोन जो घिया पत्थर है इसका प्रयोग किया जाता है। और दाऊदी बोरा समाज का उर्स है वो गलियाकोट डूंगरपुर का। पीर फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट। और खेल का सामान है हनुमानगढ़। गंगानगर का प्रसिद्ध रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो फालना पाली का। छत्ता है वो फालना पाली का, ठीक है। और कुप्पी, ये सारे पढ़ लो, यहाँ से कोई भरोसा नहीं प्रश्न का। कुप्पी बीकानेर की। हाथी दांत का कार्य है वो जयपुर। और हाथी दांत की चूड़ियां जोधपुर की। पावी जो रजाई है वो जयपुर की। तलवार है सिरोही की, और तलवार से सिर काट दिए जाते हैं, ऐसे याद रखना, सिरोही की। पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, तीर कमान है ना, गोपनीय तीर कमान भी थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न बताया था जब करवाया था, ये पूछ लिया गया था। तीर कमान कहाँ का प्रसिद्ध, चंदू जी का गड्ढा बांसवाड़ा से। पर्स, बेल्ट और गोपनीय भी। बिनोटा जयपुर का। विवाह के दिन ये पूछा जा सकता है कि बिनोटा है ये क्या है और कब पहनी जाती है, तो विवाह के दिन वर एवं वधु द्वारा पहनाई गई जूतियां पहनी जाती है, वो जूतियां होती है, बिनोटा कहलाती है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जरी या बरी जयपुर की। विवाह के दिन वेशभूषा पहनते हैं। पड़ला जयपुर का। और विवाह के दिन वधु के लिए वर पक्ष यानी कि जो बहू होती है, वधु होती है, उनके लिए लड़के वाली साइड के द्वारा जो सामग्री दी जाती है विवाह के दिन वो पड़ला कहलाते हैं, उसको जयपुर की प्रसिद्ध है। तोरण जयपुर का। दूल्हा दुल्हन के गेट पर 7 बार वार करता है, बता दोगे। तोरण जो छड़ी लगाते हैं। वर्क का काम देखो, जयपुर का वर्क का कार्य करने वाले पनीगर कहलाते हैं। चांदी के बारीक तारों को हिरण की खाल के मध्य डालकर वर्क निर्माण किया जाता है। और मिरर वर्क का कार्य है चौटन बाड़मेर का। जैसलमेर मिरर वर्क का कारण चौहटन बाड़मेर का, तो आपको पहले नंबर पर ध्यान रखना। इसके अलावा जैसलमेर। कपड़े पर कांच लगाने का आकर्षक दिखाने का कार्य मिरर वर्क का काम है। पेच वर्क का कार्य शेखावटी क्षेत्र का। कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाने का काम पेच वर्क कहलाता है। कुंदनगिरी जयपुर की इंपॉर्टेंट है। कुंदनगिरी जयपुर के आभूषणों पर जो आभूषण उन पर रत्न जड़ाई का काम होता है वो कुंदनगिरी। कोफ्तागिरी जयपुर अलवर की। ध्यान रखना, कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर और अलवर की है। और फुलादी वस्तुएं होती है उनको आकर्षक दिखाने के लिए तारों की जड़ाई पर कला मुख्य रूप से देश पंजाब की प्रसिद्ध तहनिशा है। तहनिशा ये उदयपुर के। या कहाँ की प्रसिद्ध है, कोफ्तागिरी है देशिक पंजाब की, और तहनिशा है उदयपुर की। और तहनिशा देखो फलोदी वस्तुओं को आकर्षक दिखाने के लिए उनमें खुदाई कर धातु बना, और काम करने वाले व्यक्ति वो तलवार साज और सीलगिर है, ठीक है। जटपट्टी की बात करें साथियों, जटपट्टी है जसोल बाड़मेर की, ठीक है। और बकरी के बालों से आंगन पर बिछाए जाने वाले वस्त्र को जटपटी, इसका प्रयोग किया जाता है जटपटी का। और तोड़िया, टोडिया जो है ये देखो, एक तोड़िया है, एक टोडिया होता है। टोडिया तो ऊंच का बच्चा होता है, टोडिया जिसको बोलते हैं। एक तोड़िया होता है, ये धौलपुर का है। और एक विशेष प्रकार का ये क्या है, विशेष प्रकार की पायजेब है, तोड़िया धौलपुर की। और टोडिया ऊंट का बच्चा है। टोडिया के बालों से बनाया गया वस्त्र बाखला कहलाता है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और खेसले प्रसिद्ध है लेटा गांव जालौर के, ये भी पूछा गया। खेसले, खेसले लेटा, खेसले आप लेट करके ओढ़ते हो ना, ऊपर ओढ़ते हो लेट करके, तो लेटा गांव जालौर के। सर्दियों से बचाव हेतु ओढ़े जाने वाला ऊनी वस्त्र। और लड़की के खिलौने झूले उदयपुर, लड़की के नहीं भाई क्या बोल दिया, लकड़ी के हैं। लकड़ी के खिलौने झूले उदयपुर। जोधपुर के संगमरमर की मूर्तियां वो जयपुर की। चंदन की मूर्तियां हैं वो चूरू की। पीले पत्थर की जोधपुर जैसलमेर की। कागज पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन पान्य कहलाता है। पान्य क्या कहलाता है, कागज पर जो देवी देवताओं के चित्रों के अंकन किए जाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। प्रसिद्ध सांगानेर जयपुर। और कहाँ के प्रसिद्ध है पान्य, सांगानेर जयपुर के। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान सांगानेर जयपुर के। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट पूछे, सांगानेर जयपुर। कृषि औजार नागौर। बड़े कृषि औजार गंगानगर के। और राजस्थान शिल्प ग्राम की बात करें तो हवाला शिल्प ग्राम उदयपुर, और जो पाल शिल्प ग्राम है ये जोधपुर का है। और स्थान जो अपने मृदा शिल्प मिट्टी शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला गांव राजसमंद। मारवाड़ में दामड़ी क्या है, ओढ़नी का प्रकार है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई, तो मानसिंह के समय। राजस्थान में ब्लू पोट्री का केंद्र, राजस्थान हैंडलूम मार्ग प्रमाणित हैंडलूम कपड़ा। और राजस्थान में
कृषि औजार, लोहे के कृषि औजार कहाँ के प्रसिद्ध है? देखो कृषि औजार की बात करें साथियों, कृषि औजार नागौर के, बड़े कृषि औजार नागौर गंगानगर के। लोहे के औजार की बात करें, कृषि औजार लोहे के, ये है नागौर के। और लकड़ी के कृषि औजार है वो जोधपुर के। एल्यूमिनियम के सिक्कर के। चमड़े के कृषि औजार है भरतपुर के। इनको एक बार आप देख लो। बड़े गंगानगर के, लोहे के नागौर के, लकड़ी के जोधपुर के, एल्यूमिनियम के सिक्कर के, चमड़े के भरतपुर के। फिर बात करते हैं साथियों, कुछ ये प्रश्न देख लेते हैं अपने। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान टांकला, सालावास। टांकला, नागौर, सालावास, जोधपुर, लवाण, दोस्त तीनों प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछ लिए कि दरियों के लिए निर्माण टांकला दे दे, सालावास दे दे, तो दोनों ही है। लवाण भी है, टांकला भी है, सालावास। टांकला नागौर का, सालावास जोधपुर, लवाण दोस्त तीनों प्रसिद्ध है। मोलेला, भू नारावा, टेराकोटा, मृद शिल्प के लिए। गसिंगपुर, मोखा बड़े कृषि औजार के लिए। और मोलाला गांव है भू टेराकोटा प्रसिद्ध के लिए। और गसिंगपुर मोखा बड़े कृषि औजार के लिए। और नोखा गसिंगपुर। श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया? तो हिमामुद्दीन को 1986 में ऊंट की खाल पर सोने की जो तकाशी उसके लिए किया गया। फिर बात करते साथियों, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? जोधपुर में। जिंक अथवा जो जस्ता धातु है इनसे निर्मित। राजस्थान में पूमचा महिलाओं की ओढ़नी को विशेष प्रकार पीले रंग का। और यहाँ पर ये सुमेलित से प्रश्न पूछा गया कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर ये गलत था। यहाँ शायद ये पूछा गया हो कि असत्य भी पूछा गया हो सुमेलित। बादला जयपुर के नहीं, जोधपुर के। नमदा टोंक के, मसूरिया साड़ी, कोटापुर, ये सत्य था। ठीक है। विकास के लिए फैशन संबंधित है, खादी एवं कोटा डोरिया लोकप्रिय बना हुआ। लेटा, खेसले और मांगरोल दरी और शालावास जाने जाते हैं। ये सब कपड़े की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। कपड़े की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और बिनोटा, दूल्हा दुल्हन की वह की जूतियां जयपुर की प्रसिद्ध है। लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये सब गोटे के प्रकार। अजरक बाड़मेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्गम पूछे आपको कहाँ होता है? तो पर्शिया ईरान में होता है। लाहौर लेकर अकबर आते हैं। और लाहौर से बात करें तो जयपुर मानसिंह प्रथम लेकर के आते हैं। जयपुर में सर्वाधिक विकास इनका राम सिंह द्वितीय के समय होता है। जब मैंने सबसे पहले समझाया वो एक ही पेज पे ये आ गया सब, कि आपको पूछे कि राजस्थान की ब्लू पोटरी की दस्तकारी उद्भव पूछे आपको कहाँ से हुआ है उद्गम, तो आपको ध्यान रखना है पर्शिया ईरान में होता है। और पर्शिया ईरान से लाहौर लेकर के आते हैं अकबर, और लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम। इनके समय इतना वो नहीं होता है जो विकास, और जिनके समय विकास होता है वो राम सिंह द्वितीय के समय होता है। राजस्थान का कौन सा शहर बैलबूटों की छपाई की पारंपरिक कार्य के लिए माना जाता है? तो बंगरू। और बंगरू प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। और कलाकार इनके रामकिशोर छिप्पा हो गए। और मलमली कपड़ों के लिए प्रसिद्ध सांगानेर, और चदरों के लिए बाड़मेर। और राजस्थान की किस रजवाड़े ने ब्लू पोटरी को आश्रय दिया था? वो जयपुर है रियासत। और तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलाण है, ये ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। और प्रसिद्ध व्यक्ति पूछ ले तो किशोर सिंह हो गए और जवाहर सिंह जैसलमेर के। फिर जयपुर में ब्लू पोटरी निर्माण की शुरुआत का श्रेय जाता है महाराजा मानसिंह को, और विकास का श्रेय राम सिंह को। और छातों के लिए प्रसिद्ध फालना पाली में स्थान है। चंदू जी का गड्ढा तथा वोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। जिरोही, बाकला और जो गदहा, ये पूछे किस उद्योग के नाम है? जिरोही, बाकला और ये जटपट्टी। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में हाथी दांत से बने आभूषण बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है? जोधपुर। मोकड़ी क्या है? लाख से बनी हुई चूड़ियां। और प्रसिद्ध जयपुर की। राजस्थान में लाख के आभूषणों, खिलौनों और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण है वो किस जिले में सर्वाधिक होता है? अलवर जिले में। और प्रसिद्ध जयपुर अलवर दोनों का ध्यान रखना। राजस्थान में मूर्ति कला का जो केंद्र है वो जयपुर है। और संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर की। अलवर का किशोरी गांव निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में कई थे जिसमें संगमरमर की मूर्तियों के लिए। पित्तल व मीनाकारी के लिए निम्न में से कौन से जिले प्रसिद्ध है? जयपुर व अलवर। मुरादाबादी भी कहते हैं इनको। कलात्मक रूप से सुसज्जित बादले कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो कलात्मक रूप से सुसज्जित बादले जोधपुर से। फिर असुमेलित छांटना, यहाँ से देखो आजम छपाई यही है चित्तौड़गढ़ की। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। दाबू प्रिंट अमोला चित्तौड़गढ़ का। और लहरिया अजमेर की नहीं, जयपुर का। मोटड़ा क्या है? मोटड़ा है राजस्थानी बंदेज। मोटड़ा जोधपुर का राजस्थानी बंदेज है। क्रॉसिंग छपाई का काम जो किया जाता है। और ये प्रश्न भी आपके शायद फोर्थ ग्रेड में पूछा गया था कि फर्स्ट ग्रेड में किसमें पूछा गया था ये प्रश्न। राज्य में लाल रंग की ओढ़नियों पर गोंद मिश्रित मिट्टी की छपाई पर लकड़ी की छापों द्वारा सोने चांदी के अवशेषों की छपाई को कहते हैं रबड़ी की छपाई। फिर बात करते साथियों
कि गोटे का जो कार्य है वो यहाँ जोधपुर का नहीं है, खंडेला सीकर का है, और बिनाई अजमेर का भी ध्यान रख लेना। और बांती का कार्य खंडेला, और टुकड़ी ये है टुकड़ी मारवाड़ का, और जाजम छपाई है चित्तौड़गढ़ की। राज्य में मसूरिया मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की पूछा गया है। और राज्य में नमदे बनाने का प्रमुख काम है नमदे टोंक। बीकानेर की बात करें साथियों, जो बीकानेर के जेल कैदी है वो जगदीश सारण है। यहाँ पर केंद्र पूछा है, प्रमुख केंद्र बीकानेर का है, और जेल कैदियों में जगदीश सारण द्वारा ध्यान रखना ये। और इनके अगर पूछे नमदे है टोंक के, ठीक है ना, प्रसिद्ध जो जेल के कैदी है इनके द्वारा बाहर इनका निर्यात किया जाता था। सोप स्टोन को त्रास कर बनाए गए खिलौनों का कार्य किस उद्योग के अंतर्गत आता है? जो घिया पत्थर है, सोप स्टोन जो घिया पत्थर है, इनका त्रास कर बनाए गए खिलौनों का काम है वो रमकड़ा उद्योग। भाई ऐसे एनर्जी डाउन सी हो जाती है, बिल्कुल ही एकदम तो जोश होता है जब क्लास लेती हूँ। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर। राज्य में कठपुतली बनाने का कार्य किया जाता है उदयपुर। और संरक्षण की बात करें, इनको कठपुतली को बनाने वाले भारतीय लोक कला मंडल द्वारा। और अलवर की जो डबल कट वर्क की पोटरी है ये किस नाम से जानी जाती है? मैंने कहा था डबल वर्क या कागजी जिसको बोलते हैं, कागजी को डबल वर्क करते हैं। कागज किसको देते, कहाँ की प्रसिद्ध? अलवर की, यानी कि अलवर में लवर आ रहा है, लवर इन्हें कागज में लव लेटर लिख करके भेजते थे। और डबल कट वर्क यानी कि ऊपर से एक और कवर कर देते ताकि कोई पढ़ ना ले, इसे याद रह जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन व आकर्षक चित्रकारी कहलाता है ब्लू पोट्री। बातिक चित्रांकन शैली है, कपड़ों पर दीवारों पर अलंकन हेतु उपयुक्त है। और पिछवाई चित्र निम्न में से किसकी मूर्तियों के पीछे लगाए जाते हैं? कृष्ण जी के। भाई यहाँ पर मेरे इस तरीके से लिखे हुए हैं, लिखाई आपको समझ ना लग रही। ये मेले त्यौहार हो गए, वैसे मैंने साथियों करवा रखे हैं, तो अभी बहुत टाइम लग जाएगा। मेले करवाऊंगी मैं, इसकी PDF डाल दूंगी टेलीग्राम पे, पढ़ना। वैसे डाल भी रखी है। देखो, त्यौहार मनाने का आधार कैलेंडर होता है। कैलेंडर कुल 4 प्रकार के होते हैं, ग्रिगोरियन और विक्रम संवत और शंख संवत और हिजरी जनसंवत। इनकी देखो आप इनको पढ़ लेना, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े बता देती हूँ। छोटी तीज बात करें साथियों, देखो सबसे पहले बात करते हैं, आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का पता होगा सभी को। महीनों का प्रारंभिक पक्ष बद्धी भी कहते हैं, इसे अमांगलिक पक्ष भी मानते हैं। इस पक्ष में चांद घटता है। शुक्ल पक्ष मास का अंतिम पक्ष सुधी भी कहते हैं, मांगलिक पक्ष और चांद बढ़ता है। अब बात करें साथियों, ये हिंदुओं के आपको प्रमुख त्योहार पता होंगे कौन कौन से कब क्या होते हैं। छोटी तीज की बात करें तो प्रसिद्ध जयपुर की है, ठीक है, श्रावण शुक्ला तृतीया, जो कि इस दिन महिलाएं लहरिया व झूला कार्यक्रम करती है। इस दिन तीज माता की साई सवारी जयपुर में निकाली जाती है, श्रावणी तीज। सिंजारा देखो, ससुराल से आने वाली जो श्रृंगार सामग्री है उसको सिंजारा बोलते हैं। वर्ष में 2 सिंजारे मनाए जाते हैं, छोटी तीज में 1 दिन पहले श्रावण शुक्ल द्वितीया को। देखो यहाँ पर छोटे बच्चों का सिंजारा कहलाता है ढूंढ। ये ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद पहली जो होली होती है, बुआ बच्चों के लिए कपड़े खिलौने बेचती है। और रक्षाबंधन का पता होगा। और इसमें आप बूढ़ी तीज, ये देखो भाद्रपद मास के त्योहार में आ जाते हैं। बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, और इसको बड़ी तीज बोलते हैं। कजली तीज, सातुड़ी तीज, क्यों यहाँ से प्रश्न बनते हैं बूढ़ी तीज से। पूजा नीम के वृक्ष की, प्रसिद्ध बूंदी कजली माता की सवारी निकाली जाती है। बूढ़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की? बूंदी की। कजली महोत्सव बूंदी में मनाया जाता है, और इस दिन हाड़ौती क्षेत्र जो कन्याएं हैं उनके द्वारा ये चक्री नृत्य किया जाता है। और ऊब छठ, हल छठ की बात करें, भाद्रपद कृष्ण छठ कुंवारी कन्या हेतु वर की प्राप्ति हेतु सूर्यास्त से चंद्रमा से के उदय तक खड़ी रहकर व्रत रखती है। जन्माष्टमी देख लो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को देख लो। और इस दिन चौटन बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य किया जाता है। गोगा नवमी देख लो, भाद्रपद शुक्ल, इस दिन गोगा नामक स्थान पर नौहर जिला हनुमानगढ़, तहसील नौहर जिला हनुमानगढ़ से मेला आयोजित होता है। और सत्या अमावस भाद्रपद अमावस्या को। और बाबारी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ से पूछे जाते हैं। इनका जो जन्म है वो उड़कास में गांव और शिव तहसील जिला बाड़मेर में रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है। बाबेरी बीज बाबा रामदेव जी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल 11 तक रामदेव जी का मेला रोनेचा जैसलमेर में लगता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को मनाया जाता है, और यह कुल 11 दिन चलता है। जो पूछे जाते हैं ना मैं उनको करवा देती हूँ।
देखो सांजी कुल 15 दिन का त्योहार है। आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक चलता है। अविवाहित कन्याओं गोबर से सांजी बनाती है, ये थोड़ा देख लेना। और जल जोड़नी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को, और इस दिन ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का। चौथ माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थ को बढ़ता है। कंजर जाति की आराध्य देवी है ये। और करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थ को। और चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। सुइया मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर का। और तिल चौथ का जो है व्रत वो माघ कृष्ण चतुर्थी को, जिसको वक्रतुंडी चौथ या संकट चौथ भी कहते हैं। और पुष्कर मेला, देखो इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक शामिल है। इस मेले का मुख्य आकर्षक कालबेलिया नृत्य है। घोड़ा घोड़ी पशु के क्रय विक्रय हेतु मेला प्रसिद्ध है। और इस दिन कपिल मुनि का मेला कोलाय झील बीकानेर में लगता है। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर की प्रसिद्ध है। और फूलों की फूल डोल महोत्सव ये भी पूछा गया है, शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर का। और चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक ध्यान रख लेना आप। और राम स्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। वीर तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकम से लेकर 10वीं तक। राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला आ गया। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में, जबकि सर्वाधिक धार्मिक मेले पूछे तो डूंगरपुर में आयोजित। ठीक है। और मल्लीनाथ जी का पशु मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। लूणी नदी के तट पर आयोजित होता है। थार पारकर व कांकरेज नस्ल पशुओं के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ पशु मेला इंपॉर्टेंट है। ये फटाफट देख लो। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। सावन पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा से गोटिया अम्बा मेला है बोडीगामा बांसवाड़ा में। और भील जनजाति का कुंभ आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेला। पशु बसंती पशु मेला भरतपुर बजरंग पशु मेला है, ये भी भरतपुर। चित्ताबाड़ी का पशु मेला ज्येष्ठ अमावस्या को। खेजड़ली मेला ये खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। और इस दिन ये तो पता होगा आपको कितनी महिलाएं टोटल कितनी, टोटल 263 है वो शहीद हुए। 294 पुरुष 69 महिलाएं खेजड़ली आंदोलन के शहीदों की स्मृति में। और ये जो खेजड़ली मेला मनाया जाता है, खेजड़ली घटना वो 1730 ईस्वी में अभय सिंह के काल में घटित होती है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला हो गया। फिर रघुनाथ पशु मेला सांचौर जालौर का। ठीक है। चैत्र शुक्ल 11 से, ये चैत्र शुक्ल है ना तो पूर्णिमा तक। ठीक है। चैत्र शुक्ल है तो पूर्णिमा तक। जसवंत पशु मेला आ गया भरतपुर। और रामदेव पशु मेला माना सरनागौर माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। इसे मसाला मेला भी कहा जाता है। और बलदेव राम मृदा पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। फिर बात करते हैं मानगढ़ मेला। मानगढ़ पहाड़ी पर बांसवाड़ा में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ध्यान रखना है। 17 नवंबर 1913 को घटित मानगढ़ घटना की स्मृति में। और बाण गंगा मेला विराट जयपुर वैशाख पूर्णिमा को। और विक्रमादित्य मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र अमावस्या को। जल झूलने एकादशी का मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उदयपुर में। गौर मेला सीमावा शिरोई वैशाख शुक्ल चतुर्थ को। गूंगी मेला जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ में चैत्र शुक्ल 10वीं को। नीला पानी मेला है वो डूंगरपुर कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। अब ये आपको पता नहीं समझ लगेगा कि नहीं। सीताबाड़ी का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? बारा में। और कब ज्येष्ठ अमावस्या को संबंध है वो शैर्य जनजाति का कुंभ। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा मेला पशु मेला नहीं है? नागौर पुष्कर रामदेवरा तिलवाड़ा पूछे। तिलवाड़ा भी पशु मेला, नागौर पुष्कर भी है और रामदेवरा नहीं है। ठीक है। ये तो भाई आपको बिल्कुल ही समझ नहीं लगेंगे, मेरे तो इस तरह करे हुए हैं इनको तो।
समझ लगते हैं। तो देख लो, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पर, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर पर, सर्वाधिक गहराई में स्थित आपको पूछे तो लोहागढ़ भरतपुर में, और सर्वाधिक बुर्जों वाला किला पूछे तो सोनारगढ़ जैसलमेर में। ठीक है, ये श्रेणियों वाले भाई थोड़े देख लेना, पढ़ लेना इनको, इसे मैंने डाल रखा है, श्रेणियों वाले करवा भी रखे हैं, प्रश्न भी करवाए होंगे। सोनारगढ़ किला जैसलमेर का प्रसिद्ध है। प्रवेश द्वार है वो अक्षयपोल कहलाता है। निर्माण जैसल बाटी के द्वारा 1155 ईस्वी में। दुर्ग का निर्माण जो पूर्ण करवाया वो 1100 पूर्ण निर्माण है वो 1162 ईस्वी में सालवाहिन द्वितीय के द्वारा। और इस दुर्ग की जो श्रेणी है सोनारगढ़ किले की वो धानमंद श्रेणी गिरी श्रेणी होगी। इसका उपनाम रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान निकोबार गलियों का किला, पश्चिमी सीमा का प्रवेश, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, स्वर्णगिरी और त्रिकुटगढ़ हो गया है ना। देख लो, आपको समझ लग रही है तो वही मेरे बनाने का इस तरीके से बनाया करती थी भाई। सोनारगढ़ का किला ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम शाखा 1312 ईस्वी में मुगल बाटी के काल में होता है, आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय शाखा होता है वो 1370 से 1371 के बीच में, दुद्धा बाटी के काल में। आक्रमण जो करते हैं वो फिरोज शाह तुगलक। और अर्ध शाखा बात करें 1550 ईस्वी का। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का ध्यान रखना। और सोनारगढ़ किला आ गया जैसलमेर का। ठीक है, और उपनाम देख लो मेहरानगढ़ जोधपुर के। गढ़ चिंतामणि, सूर्यागढ़, विहंगढ़, जोधा की ढाणी, मयूर ध्वजगढ़, कागमुखी, मारवाड़ का सिरमौर। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का ध्यान रखना। ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर का आ गया। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थापना 1763 ईस्वी में माधो सिंह प्रथम, निर्माण 1887 ईस्वी में रामधाम चौहान और रणनाथ चौहान के द्वारा। श्रेणी वन और गिरी ध्यान रख लेना। उपनाम देख लो रणथंभौर दुर्ग के दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, जाइन दुर्ग। ठीक है, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा, कुल 6 प्रवेश द्वार है, ये देख लो, ऐसे बनाए हुए हैं, आपको तो क्या ही पता, समझ लगे ना लगे। तारागढ़ अजमेर में। ठीक है, और श्रेणी इसकी पूछे तो गिरी बिठरी पहाड़ी पर स्थित है ये। और निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है तारागढ़ अजमेर वाला, इसको देख लो अच्छे से। प्रवेश द्वार है वो पृथ्वी पोल, गणेश पोल। और कुल प्रवेश द्वार 6 हो गए। उपनाम इसका देखो राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। किसने कहा? विश्व हबर ने कहा। और राजपुताना की कुंजी, रावली के अरमान, अजय मेरू का दुर्ग भी कहते हैं, गठबिठली भी बोलते हैं। और सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण भी इसी पर होते हैं। टोडगढ़ अजमेर में निर्माण कर्नल जेम्स टोड द्वारा। मेघनिज दुर्ग अजमेर में निर्माण अकबर द्वारा। तारागढ़ एक देखो, तारागढ़ बूंदी में, और एक ये तारागढ़ अभी अपनों ने पढ़ा है अजमेर में। ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और दुर्ग की श्रेणी है वो परिद एरण जरगा पहाड़ी पर स्थित है। उपनाम है मचेंद्रगढ़, मेवाड़ मारवाड़, सीमा प्रहरी, मेरू दंड, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली। और गिरा हुआ दुर्ग होने के कारण आगा दुर्ग और एस्ट्रा कुन की संज्ञा कर्नल जेम्स टोड ने दी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आ गया। निर्माण चित्रांगत मौर्य ने 7वीं सदी में। और प्रवेश द्वार कुल 7 हो गए। मुख्य द्वार पांडनपोल हो गया। और श्रेणी धानमन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल आ गया ये। उपनाम में चित्तौड़गढ़ को दुर्गों का सिरमौर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, त्याग व बलिदान का प्रतीक दुर्ग हो गया, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग आ गया। ठीक है। विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज, सत्य स्तंभ। और इसके निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के बीच में वास्तुकार जेता नाथा पुमा पूंजा, आगे सहायक वास्तुकार नाथा पुमा पूंजा, जेता मुख्य वास्तुकार ध्यान रख लेना। 9 मंजिला है। कुल चौड़ाई 30 फीट, चौड़ाई 122 मीटर, सीढ़ियाँ 157। इसका जीर्णोद्वार की बात करें तो जब भी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरती है तब स्वरूप सिंह इसका जीर्णोद्वार देख लेना। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थित नहीं है। प्रथम मंजिल पर विष्णु सिंह मंजिल स्थित है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। मूर्तियों का जायब घर भारतीय मूर्ति कला का विशेष कोर्स है ये। और इस भवन में कुल लागत 90 लाख रुपए
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रकृति चिन्ह है विजय स्तंभ, ये भी ध्यान होना चाहिए। ये पेज भी इम्पोर्टेंट है भाई। अभी इसमें तो कचरा हुआ पड़ा है मेरे तो। ये कथन लिखे हुए है किन्होंने क्या क्या कहा, देखना चाहो तो थोड़ी बहुत देख लो। आमेर दुर्ग जयपुर में निर्माण कोकिल देवल ने 1207 ईस्वी में आधुनिक निर्माता मान सिंह प्रथम। प्रवेश द्वार गणेश पोल फर्ग्यूसन ने कहा विश्व का एक सबसे सुंदर दरवाजा। श्रेणी कौन सी है, गिरी है। काली खोह पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना। आमेर दुर्ग जयपुर में उपनाम है अम्बेवती दुर्ग और अमरीशगढ़ खोहगुड अमरावती, ठीक है। और इस दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं आमेर दुर्ग जयपुर में। और यह दुर्ग हाथियों की सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और मावठा झील है वो इसी दुर्ग के अंदर है, आमेर दुर्ग जयपुर में। और एक राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां बाजार स्थित है, आमेर का किला मीना बाजार लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित दुर्ग जयपुर का आमेर दुर्ग, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब ये भाई आपको नहीं पता चलने लगेगा क्या है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, निर्माण स्वाई जय सिंह ने। और थोड़े से ये देख लो कहाँ है, निर्माण क्या है, गिरी कौन सी है, गिरी श्रेणी है नाहरगढ़ दुर्ग की और बिट्ठू पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार नाहरपोल हो गया। उपनाम जयपुर का मुखौटा सुदर्शनगढ़ और महलों का किला। और जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा जय सिंह ने। श्रेणी गिरी ईगल चील की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार डूंगर दरवाजा और जयपोल। केरल उपनाम है इसका, सॉरी, कोष रक्षक दुर्ग और तोपगढ़ बागगढ़ और मैथानागढ़, ठीक है। और यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग की भी बात करें तो यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है जयबाण। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, निर्माता रुस्तम जाट। श्रेणी पारिक दुर्ग, ध्यान रख लेना। तो पूर्ण निर्माण है वो आधुनिक निर्माता सूरजमल जाट। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, ठीक है। निर्माण 1195 ईस्वी डोडा परमार वंश के शासक डिजल देव परमार। और श्रेणी है जल दुर्ग ओदक दुर्ग, काली सिंध व आओ सिंध नदी के संगम पर। ये इतना सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। उपनाम इसका डोडगढ़, ये पूछा गया, डोडगढ़ दुल्लरगढ़ और मुस्ताबाद कालीगढ़, ठीक है। प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है। कुचामन किला नागौर में, निर्माण गौड़ जाति के राजपूतों द्वारा। बाली दुर्ग है वो पाली में है, इसका निर्माण कान्नड़ के पुत्र के द्वारा। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। और नवलखा दुर्ग झालावाड़ में। शेरगढ़ कोष वर्धन दुर्ग बारा में। भानगढ़ का किला अलवर में। बयाना का किला भरतपुर में। निर्माण हर्षद का मेवाती द्वारा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कोटा का निर्माण है, कोटा का दुर्ग है, इसका निर्माण देवा द्वारा मावठा तालाब पर स्थित है। और यहाँ पर महलों की बात करें, हवा महल जयपुर का ध्यान रखना 5 मंजिला है। और निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा। वास्तुकार लालचंद है। आकृति है भगवान कृष्ण मुकुट के समान। और चंद महल सिटी प्लेस जयपुर में। और खेतड़ी महल झुंझुनू में। रायका बाग पैलेस का निर्माण जसवंत दे जोधपुर में, ध्यान रखना। और सिंसोदिया रानी का महल जयपुर में। मोती महल मोती डूंगरी जयपुर में। सामोद महल भी जयपुर में। और उमेद भवन जयपुर में। अजीत भवन जोधपुर में। और राजमहल सिटी प्लेस उदयपुर में आ जाता है। विजय मंदिर अलवर में। विजय पैलेस अलवर में। सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में। और डीग महल की बात करें, भरतपुर के महल ये आ जाते हैं। राजस्थान में अबलामीणी का महल कोटा में। गुलाब महल कोटा। अम्बेड़ा महल कोटा। और गढ़ भवन पैलेस झालावाड़, निर्माण झाला मदन सिंह द्वारा। मुबारक महल टोंक में। और मुबारक महल जो एक मुबारक महल टोंक में मुस्लिम रियासत थी, ये मुस्लिम मुगल शैली में निर्मित है। इस महल में ऊँट की बलि दी जाती थी। और मुबारक महल है ये जयपुर, अन्य नाम इसका वेलकम है। और मेहमानों के स्वागत है सुप्रसिद्ध राजपूत मुगल स्थापत्य शैली में निर्मित। काष्ठ महल झालावाड़ में, निर्माण राजेंद्र सिंह। खेतरी महल झुंझुनू की छत काष्ठ लकड़ी से निर्मित है। सोनारगढ़ जैसलमेर की छत है वो लकड़ी काष्ठ से निर्मित है, ठीक है। और ये छतरियाँ आ गई भाई। अब यहाँ पर तो आपको नहीं समझ लगने वाला। नथमल की हवेली जैसलमेर में। पटवों की हवेली जैसलमेर में। और नौलखा हवेली झालावाड़ में। नौखंडी हवेली जैसलमेर में। इसे ही सालिम सिंह हवेली नौखंडी या सालिम सिंह हवेली कहते हैं। निर्माण सालिम सिंह ने।
और पुष्य हवेली जोधपुर में मालाजी का कमरा चूरू, और बागौर की हवेली उदयपुर, और सुराना हवेली चूरू, दानचंद चोपड़ा की हवेली देख लेना सुजानगढ़ चूरू। चांद बावड़ी आबानेरी दोस्तों कितनी बार पूछा गया प्रश्न है चांद बावड़ी दौसा में। बाकी मैंने भाई आपको ये सब करवा रखा है, बोलियां वगैरह सब करवा रखी है।